हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ। सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये पूछा गया था सेमेस्टर 6 में अप्रैल 2023 में क्वेश्चन नंबर 3A, डिटर्मिनेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू 15 मार्क के लिए। दिस इज़ टीवाई बैफ सेमेस्टर 6, ठीक है। अप्रैल 2023 में क्वेश्चन नंबर 3A, डिटर्मिनेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम भी आ जाता है, तो कस्टम का क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन देख लेते, फिर उसका रिवीजन देखेंगे, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया है कि एन इम्पोर्टर फ्रॉम गुजरात इम्पोर्ट्स फ्रॉम एन एक्सपोर्टर इन कैनेडा। गुजरात वाला बंदा कहाँ से इम्पोर्ट कर रहा है? कैनेडा से इम्पोर्ट कर रहा है। वेसल कैरिंग, वेसल है तो वेसल बोलेंगे तो शिप हो जाता है, ठीक है। पानी के जहाज जो रहता है दैट इज़ कॉल्ड वेसल। कैरिंग गुड्स रीचेस मुंबई पोर्ट, पहले वो मुंबई पोर्ट में आया, देन फ्रॉम देयर द गुड्स आर ट्रांसशिप्ड टू गुजरात पोर्ट। मतलब कनाडा से गुड्स आ रहा था गुजरात के लिए, लेकिन बीच में कहाँ रुक गया? वो मुंबई में रुक गया। तो पहले कनाडा से मुंबई गया, फिर मुंबई से गुजरात में गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिप्ड, ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट का जो भी खर्चा होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बीच में इन दोनों के बीच में जो खर्चा होगा ना, उसको एक्सक्लूड करने का, वो खर्चा नहीं लेने का एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो लगती है ये वाले खर्चे पे नहीं लगेगी। जो एक जगह रुक गया फिर उस जगह से फिर एक्चुअल प्लेस पे जाएगा, तो वो खर्चे को आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आपको। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द एसेसेबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर दिया है। यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन सब कैनेडियन डॉलर में दिया है, CAD, ये सिर्फ 70,000 दिया है INR। और ये देखो दिया है ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम मुंबई टू गुजरात। अभी मैंने बोला दैट इज़ द ट्रांसशिपमेंट है, तो ये आएगा ही नहीं, तो इसको आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। लिखना है, 1 मार्क इसके ऊपर भी रहेगा, इसको लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे दैट वी विल सी। बोला है एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट एसर्टेनेबल, एसर्टेन नहीं कर सकते आप इंश्योरेंस चार्जेस को, तो हम लोग देखेंगे कैसे करना है। 1 कैनेडियन डॉलर इज़ 57, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क के लिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं प्रीवियस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितनी भी वीडियोस मेरी आती हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितना भी जो टॉपिक का रिवीजन है पहले हम लोग वो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको मिलेगा ये क्या, एक्स फैक्ट्री प्राइस, मतलब जहाँ से गुड्स आ रहा है, राइट। तो जहाँ से गुड्स आ रहा था उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के बाहर का प्राइस निकल जाएगा। फिर फैक्ट्री के बाहर का मतलब फैक्ट्री के बाहर माल खड़ा है। अब अपने को लोकल टैक्सेस, जो एरिया का लोकल टैक्स होगा, लोकल फ्रेट होगा, गाड़ी भाड़ा, वो देना पड़ेगा। जब जाके वो गुड्स क्या हो जाएगा, फ्री अलॉन्ग साइड हो जाएगा, रेडी फॉर शिपमेंट। मतलब लोकल टैक्सेस भर दो, लोकल फ्रेट भर दो। लोकल फ्रेट मतलब आपकी फैक्ट्री है, समझो एग्जांपल के तौर पे कहीं दूर है और शिपमेंट का कहीं 20 किलोमीटर दूर पे आपका पोर्ट है, तो वो 20 किलोमीटर क्या उड़ के आएगा गुड्स? नहीं ना, तो उसको लोकल फ्रेट में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, लोकल फ्रेट देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन ट्रक का खर्चा जो भी रहेगा वो देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो रेडी फॉर शिपमेंट हो जाएगा। अब रेडी फॉर शिपमेंट हो जाएगा, पोर्ट पे पहुंच गया, पोर्ट पे माल पहुंच गया, तो क्या वो मतलब चला जाएगा जहाँ पे भी भेजना है या जहाँ से भी आना है? नहीं, अपने को वहाँ पे लोडिंग चार्जेस पे करना होगा, वहाँ की एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी, और फिर जाके उसको हम लोग बोलेंगे फ्री अलॉन्ग साइड। तो देखो, फैक्ट्री से माल निकला, फैक्ट्री के बाहर उसका लोकल टैक्स और लोकल फ्रेट पे किया, तो उसको बोलेंगे फ्री अलॉन्ग साइड, रेडी फॉर शिपमेंट। फिर वहाँ पे जैसे ही शिपमेंट के लिए गया तो हमें वो गुड्स को या तो एयरप्लेन में या शिप में लोड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी, वहाँ का सेस भरना पड़ेगा, तब जाके फ्री ऑन बोर्ड हो जाएगा कि हाँ गुड्स आर प्लेस्ड। अब ये जहाज़ में जा चुका है, एयरप्लेन में जा चुका है, अब ये गुड्स टेक ऑफ कर देगा और यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब टेक ऑफ करने के लिए, अब जैसे ही वो आसमान में उड़ेगा और पानी में चलता रहेगा, अब उसका क्या भरोसा, डूब गया, जल गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जैसे ही आपने कन्वेंस में, कन्वेंस मतलब प्लेन हो गया,
शिप हो गया। जैसे गुड्स आपने उसके अंदर डाला तो आपको उसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसका फ्रेट देना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर यहाँ पे भी फ्रेट आया है, राइट, और यहाँ पे भी फ्रेट आया है, ये लोकल फ्रेट है। लोकल फ्रेट मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी फैक्ट्री है कहीं दूर दराज में है और आपका जो पोर्ट है वहाँ से 20 किलोमीटर है, तो उस दूर दराज एरिए से आपके मुंबई पोर्ट में अगर माल आता है तो 20 किलोमीटर का खर्चा पानी तो निकलेगा ना ट्रांसपोर्ट का, उसको बोलते हैं लोकल फ्रेट। और ये जो फ्रेट है, ये फ्रेट आपके मुंबई पोर्ट से जहाँ भी माल जा रहा है या जहाँ से माल आ रहा है मुंबई पोर्ट तक, तो उसका फ्रेट होता है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको आएगा कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ये वाला जो कॉस्ट होगा दिस इज़ द एसेसेबल वैल्यू, और इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। आ रही है बात समझ में? तो इस हिसाब से अभी अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आएगा तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, कोई भी टाइप का, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर। ये कैनेडियन डॉलर की बात हो रही है, तो एक्सपोर्टर है, फैक्ट्री का है ना, तो फैक्ट्री किधर है, ये सब इधर पे ही आएगा, राइट। फिर देखो ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, तो कैन आई से दिस इज़ द लोकल फ्रेट। आया कि नहीं आया, है ना, फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक था। फिर देखो हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, शिप में लोड कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे लोडिंग चार्जेस भी आ गया। मतलब देखो सिस्टमेटिक दिया खर्चा, बराबर है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, फ्रेट चार्जेस फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, मतलब ये कनाडा से आ रहा है तो कनाडा से इंडिया में जा रहा है। अब देखो ये भी फ्रेट है और ये भी ट्रांसपोर्टेशन है, ये लोकल है, और ये फ्रेट इंडिया के लिए, तो कनाडा से इंडिया ये वाला फ्रेट रहेगा, ये देखो ये वाला, बराबर है, तो इसको देखेंगे। फिर देखो बाइंग कमीशन, अब बाइंग कमीशन पेड बाय द इम्पोर्टर, इम्पोर्टर अगर बाइंग कमीशन पे करता है वो एसेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए देखो अब मैं नीचे बता देता हूँ आपको, कुछ और पॉइंट आपको कंसिडर करना है, ये रहे वो पॉइंट। रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा तो सीबीआईसी के थ्रू लेने का, बहुत सारा आरबीआई एसबीआई बहुत सारा दिया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीबीआईसी का रेट लेने का। और कब का रेट लेने का, जिस दिन आपने बिल को प्रेजेंट किया, बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट किया, उस दिन का रेट ले लेने का। एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ ड्यूटी में क्या होता है, जिस दिन बिल प्रेजेंट किया वो, और जिस दिन एयरक्राफ्ट आया अराइवल हुआ, दोनों में से जो बाद में होगा वो लेने का। इसका लॉजिक ये होता है कि आपने बिल प्रेजेंट किया, राइट, अब वो टाइम की ड्यूटी नहीं लगाने का, क्योंकि जब आपका वो एयरक्राफ्ट आएगा जिसके अंदर माल है उसमें हो सकता है माल कम ज़्यादा हो, तो रेट ऑफ ड्यूटी हम लोग उस टाइम का लगाएंगे कि दोनों में से जो बाद की डेट है, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि कितना माल है और उसके हिसाब से फिर रेट ऑफ ड्यूटी डिसाइड हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं विच एवर इज़ लेटर ऑन। तो लेटर ऑन मतलब जो बाद में हो, जैसे बिल में आपने 100 किलो दिखाया, एग्जाम्पल के तौर पर बिल में आपने 100 किलो दिखाया, कोई भी माल होगा, और एयरक्राफ्ट आया तो उसके अंदर कितना निकला, 120 किलो निकला, तो अगर आपने डेट ऑफ एंट्री पे ही रेट ऑफ ड्यूटी लगा देती तो आपने 100 किलो पे लगाया होता, बराबर है कि नहीं। लेकिन अराइवल के टाइम पे आपको पता चला 120 है, तो 20 किलो का लॉस हो जाता ना गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपने जब बिल प्रेजेंट किया और जब एयरक्राफ्ट आया, डेट ऑफ अराइवल हुआ या शिप आया, जो भी आया, दोनों में से जो लेटर ऑन है, तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा 100 किलो आया कि 120, और वो टाइम पे आप रेट ऑफ ड्यूटी लगा देंगे। आई बात समझ में? अब बोलेंगे सर फिर रेट ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ बिल ऑफ एंट्री का ही क्यों लेते हैं, इसमें भी लेटर ऑन ले लेने का? नहीं, इसमें लेटर ऑन इसलिए नहीं लेंगे, देखो सब चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, वो समझ गए तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने में आसानी होगी। अब ये क्या बोलता है, सबसे पहले सीबीआईसी याद रखने का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन का रेट क्यों लेने का, भाई आपने तो बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट कर दिया ना गवर्नमेंट के पास, कस्टम डिपार्टमेंट के पास, तो कस्टम डिपार्टमेंट को बोलेंगे आप देखो हमने तो बिल आपको दे दिया, तो ये टाइम का ही आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, क्योंकि मैं तो आज ही आया, तो आज जो रेट है मैं उसके हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि कितना डॉलर रुपी में कन्वर्ट होगा या रुपी डॉलर में कन्वर्ट होगा। मैं वो वेट नहीं करूंगा कि अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट कब होगा। रेट ऑफ ड्यूटी, ये देखो गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा चाहिए, इसकी वजह से लेटर ऑन करता है एकदम अच्छे से। जब आपने बिल प्रेजेंट किया, जब या वो एयरक्राफ्ट आएगा तो हम लोग वो टाइम डिसाइड करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलता है रेट ऑफ ड्यूटी, अगर चेंज हो गया तो और अच्छा मिलेगा, राइट। लेकिन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वही डेट लेते हैं जिस डेट पे उसने बिल प्रेजेंट किया, क्योंकि सामने वाले ने तो अपना दिखा दिया ना कि दिस इज़ माई बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल जिसमें मैं गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो टाइम का डेट ही हम लोग रेट ले लेंगे और उसके आगे वाला रेट नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा इंश्योरेंस चार्जेस, अगर दिया है तो वही लेने का, नहीं दिया है
तो आपको 1.125% ऑफ एफ लेने का ये इन लोग का एक डिसाइडेड परसेंटेज है। फिर देखो, एयर से अगर गुड्स इंपोर्ट किया है तो फ्रेट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ एफ। ये सिर्फ एयर के केस में है, शिप के केस में नहीं है। तो अपना जो केस है वो शिप का है, वेसल है ना, तो इसके अंदर ये 20% वाला नहीं आएगा। ओनली फ्रेट टेक वे वॉट एवर इज़ गिवन, अदरवाइज यहाँ पे दिया है ना, अगर नहीं दिया है तो 20%, और अदरवाइज फ्रेट टेक वॉट एवर इज़ गिवन। ठीक है, वो कैलकुलेट करके देखने का कि 20% को एक्सीड ना करे, अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो वही ले लेने का। बाइंग कमीशन देखो आ गया, ये बाइंग कमीशन याद रखने के ना इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू। आपने जो बाय किया है उसका आपने कमीशन पे किया है, तो कमीशन पे कर दो ना भाई, लेकिन वो एसेसेबल वैल्यू में नहीं होगा क्योंकि उसका कोई रिलेशन ही नहीं है गुड्स का। ये सिर्फ फैसिलिटेट करता है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि भाई आपको कोई गुड्स चाहिए तो वो फैसिलिटी देता है। तो बाइंग कमीशन को नहीं लेने का ये चीज़। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये भी आएगा, फैक्ट्री का खर्चा पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक ये भी आएगा, हैंडलिंग चार्जेस ये भी आएगा, फ्रेट ये भी आएगा, बाइंग कमीशन ये नहीं आएगा, चार्जेस फॉर डिज़ाइनिंग इंजीनियर अंडरटेकन फॉर कनाडा, येस फैक्ट्री के अंदर ही वो सब होगा जब भी तो गुड्स बनेगा, तो ये भी आएगा और ये नहीं आएगा। तो जितने चीज़ आएंगे उसको लिख देने का। तो देखो एक एक करके सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये, फिर इसके बाद एक एक करके आइटम लिख लेने का, सब ऑलमोस्ट सब लिखने का। देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है, बाइंग कमीशन तक लिख दिया, फिर चार्जेस सब इधर पे लिख लिया। अब ये मैंने इसके नीचे क्या किया, एफओबी वैल्यू लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ये सब कैनेडियन डॉलर में है, अमाउंट लिख लेने का एज इट इज़। देखो 54,000 कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे है, फिर दूसरा है पोर्ट ऑफ शिपमेंट, तो ये आपका 2200 आ गया, फिर आपका 250 है हैंडलिंग चार्जेस। देखो अभी तक माल शिप तक ही पहुँचा है, तो शिप तक आने तक, शिप में जाने तक, और शिप से फिर दूसरे कंट्री में जाने तक वो सब खर्चा आएगा। तो देखो वो वही सब है ना। अभी देखो ये फ्रेट है, तो फ्रेट को जोड़ने का एक अलग तरीका होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये फ्रेट इधर आएगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो, तो अभी तक ये फैक्ट्री वैक्ट्री का ही चल रहा है, तो ये पहले हम लोग ने डिसाइड कर लिया। फिर बाइंग कमीशन तो आता नहीं, तो ज़ीरो हो गया, तो ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, ये यूज़ नहीं किया, ये बाकी है, तो ये हम लोग देखेंगे। बाइंग कमीशन आता नहीं, ये भी ये ले लिया 10,000, ये देखो ये रहा 10,000, ठीक है। अब बचा ये आएगा नहीं क्योंकि मैंने बोला ट्रांसशिपमेंट आता नहीं है, तो बस अब इसको ऐड कर देने का। तो अब ऐड करेंगे तो इसको आएगा एफओबी वैल्यू। अब बोलेंगे सर ये वाला इस तरीके से लिखना ज़रूरी है क्या? अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो एफओबी कितना हो जाएगा आपका, इन सबको टोटल करो तो कैनेडियन डॉलर 66,450 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब एफओबी के अंदर आप क्या करते थे, एफओबी के अंदर आप ऐड करते थे दो चीज़। देखो एफओबी के अंदर क्या आता था, दो चीज़ आती थी, एक इंश्योरेंस ऐड करते थे और एक फ्रेट ऐड करते थे, राइट। क्योंकि गुड्स आर प्लेस्ड, शिप में जा चुका है, अब वो ट्रैवल करने के लिए आपको पहला फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, और दूसरा इंश्योरेंस चार्जेस 1.125% ऑफ एफओबी। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट एसर्टेनेबल, अगर एसर्टेनेबल नहीं है तो 1.125% लेने का, बराबर है, येस और नो। तो ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला हम लोग ने इधर पे लिख दिया। तो एक्सपोर्ट चार्जेस कितना आ गया, 6,500 हो गया फ्रेट चार्जेस, क्योंकि देखो 6,500 दिया है। दूसरा 1.125 और एफओबी, तो 66,450 का 1.125 निकालने का, तो ये आ जाएगा आपका 747.56 इसका है, देखो यहाँ पे निकाला है, बराबर है। इसी के नीचे आपका यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम मुंबई। इसको लिखना नहीं है, अगर लिखना है जैसे कन्फ्यूजन होगा सर एफओबी वैल्यू में तो ये सब आता नहीं है, तो ये एफओबी वैल्यू क्या है, गुड्स शिप में आ चुका है, उसके बाद का जो भी खर्चा है आप इधर दिखा दो। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ये इधर लिखना है कि ऊपर लिखना है, तो एक काम करने का, नोट में डाल देने का, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपका आ गया CIF वैल्यू, दैट इज़ एसेसेबल वैल्यू। तो इन सबको ऐड कर देने का, 1 2 3 4, इन सबको ऐड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा यही आंसर है, ठीक है। 73 ये आपका कैड वैल्यू है,
73,697.57। अब यहाँ पे एक रेट दिया है, रेट तो एकदम सिंपल दिया 57, इसको रुपये में कन्वर्ट कर देंगे 157, तो आपका आंसर आ जाएगा 42,761। तो ये 15 मार्क के लिए था। तो ये इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर एग्ज़ाम में कुछ समझ में भी नहीं आया तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ट्राई करो उसको इस फॉर्मेट में लिखने का, और ये फॉर्मेट भी याद नहीं रहता है तो बस ये याद रखने का, फैक्ट्री में माल बनता है, फैक्ट्री से माल बाहर, एक्स फैक्ट्री प्राइस, फिर लोकल टैक्स और फ्रेट देना पड़ता है, फ्री अलॉन्ग साइड हो जाता है, रेडी फॉर शिपमेंट हो जाता है। रेडी फॉर शिपमेंट हो गया, अब सीधा इसको पोर्ट पे लेके जाने का, तो पोर्ट पे लेके जाएंगे तो वहाँ का लोडिंग वोडिंग दे देने का, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर देने का, फ्री अलॉन्ग साइड हो जाएगा, सॉरी फ्री ऑन बोर्ड हो जाएगा, फिर उस पर इंश्योरेंस और फ्रेट दे दो, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, तो आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।